मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के ऐसे जननायक के बारे में जिन्हें भारत की जन जागृति का प्रतीक माना जाता है। इस महानायक के बारे में देशवासियों के मन में कई सारे सवाल हैं। पर्दे के पीछे का इतिहास इंटरनेट पे आमतौर पर मौजूद नहीं है, लेकिन दोस्तों आज हम हमारे चैनल टूवर्ड्स विश्वगुरु के माध्यम से उस इतिहास से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। सन 1947 में हमारी तथाकथित स्वतंत्रता के पीछे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केवन एटली थे। 1956 में उनकी भारत यात्रा के दौरान उनसे पूछा गया कि भारत को स्वतंत्र करने का बहुत से कारणों में से मुख्य कारण क्या था। तब उन्होंने कहा था सुभाष चंद्र बोस। यह नाम सुनकर कई लोगों को अचंभा हुआ था। खैर, हम शुरू से शुरू करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 उड़ीसा के कटक शहर में हिंदू कायस्थ परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस था और माता का नाम प्रभावती देवी था। बचपन से ही वह बहुत प्रतिभाशाली बालक थे। कटक के प्रेसिडेंट स्कूल से प्राइमरी शिक्षा पूर्ण करने के बाद 1909 में उन्होंने रेवेन्सा कॉलेज में दाखिला ले लिया। किशोरावस्था से ही वे स्वामी विवेकानंद से अत्यंत प्रभावित थे। पढ़ाई में वे बहुत तेज थे। सिविल सर्विसेज में टॉप होने के बाद भी उन्होंने सरकारी नौकरी को लात मार दी। बोस अत्यंत देशभक्त थे। बचपन से ही वे अंग्रेजों के अत्याचारों का मुंहतोड़ जवाब देते थे। गांधी जी और बोस में यही अंतर था। गांधी जी देश की आज़ादी अहिंसा के दम पर मांगते थे और बोस साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार से देश को आज़ाद करना चाहते थे। बोस चाणक्य नीति से काम कर रहे थे। वह दुश्मन के दुश्मन को अपना दोस्त बना लेते थे। इसी कारण से उन्होंने जर्मनी और जापान से हाथ मिलाया। बोस को सिर्फ अपने देश की खुशहाली से मतलब था। कुछ समय पश्चात बोस सक्रिय राजनीति में आ गए। राजनीति में उनकी सफलता और कार्यशैली देखकर अंग्रेजों ने उन्हें 11 बार जेल भेजा। उस वक्त सुभाष बाबू ही अंग्रेजों के सबसे बड़े दुश्मन थे। अंग्रेज उनसे परेशान हो चुके थे। उन्हें किसी भी कीमत पर अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। अंग्रेजों की नीयत का अंदाजा बोस को लग गया था। इसी कारण 1941 में बोस अफगानिस्तान के रास्ते रूस चले जाते हैं। वहां जोसेफ स्टालिन से मित्रता करते हैं। स्टालिन की मदद से वे जर्मनी चले जाते हैं। जर्मनी में वे हिटलर से मिलकर उसे अपनी मदद के लिए तैयार करते हैं। फिर क्या था, भारत से दूर विदेशी जमीन पर भारत की आज़ादी के लिए बोस अपनी सेना बनाने में जुट जाते हैं। दुनिया भर से जितने भी भारतीय युद्ध कैदी होते हैं उन्हें बोस छुड़वाते हैं और अपनी आर्मी में ले लेते हैं। भारत में बोस के भाई के अलावा किसी को पता नहीं था कि बोस गए तो गए कहाँ। गांधी जी, नेहरू के साथ अंग्रेज भी सदमे में आ गए कि बोस आखिर हैं कहाँ। सुभाष बाबू की एक और खासियत थी कि वे भेष बदलकर कहीं भी अंडरग्राउंड हो जाते थे। उन्होंने गुप्त रहकर भी अंग्रेजों से लड़ने के लिए पूरी की पूरी फौज बना ली थी, जिसका नाम रखा था आज़ाद हिंद फौज। इस फौज को इंडियन नेशनल आर्मी भी कहते हैं, जिसमें 55,000 सैनिक शामिल थे। अब समय आ चुका था दुनिया के सामने आने का। बर्लिन में बोस रेडियो पर आकर कहते हैं, मैं सुभाष चंद्र बोस और मैं जिंदा हूँ। यह सुनकर दुनिया भर के भारतीयों में खुशी के आंसू आ गए। देश में लोग इस खबर से उत्साह मनाने लगे। अब टाइम था एक्शन का। बोस ने जापान से मदद ली। जापानियों ने उन्हें अपने भाई जैसा सम्मान दिया और पूरी मदद की। उस समय की जापानी प्रधानमंत्री चेरमल तोजे ने अपनी संसद में 16 जून 1943 में बयान दिया कि हम भारत की स्वतंत्रता के लिए हर संभव सहायता करेंगे। जापान म्यांमार के रास्ते ब्रिटिश इंडिया पर आक्रमण करना चाहता था और सुभाष बाबू की आईएमए के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने की योजना थी। सुभाष बाबू ने तो आज़ाद भारत में देश कैसे चलेगी इसकी भी योजना बना ली थी। जैसे देश की मुद्रा कैसी होगी, पुलिस, शिक्षा, कृषि, हर प्रकार की बातों का रोड मैप तैयार था। लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। सन 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हालत खराब हो गई। जापान ने कदम पीछे खींच लिए। ब्रह्मदेश के रंगून शहर से सुभाष ने आह्वान किया कि देशवासियों को अंग्रेजों के खिलाफ जंग जारी रखनी चाहिए। नेताजी ने कॉल की, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। I do not know how many of us who are going to participate in the coming battle will survive to see India free. But whether we survive or not, whether we individually live to see India free or not,
we are confident that India shall be free. इसके बाद तो मानो कमाल हो गया। अंग्रेजों की सेना में शामिल भारतीय लोगों ने बगावत करते हुए अंग्रेजों का काम करने से मना कर दिया तथा कई जगह तो सुभाष जी की तस्वीर लगाकर आंदोलन भी हुआ। अंग्रेजी कम्युनिटी भारतीय बगावत और उसके पीछे के नाम सुभाष चंद्र बोस से डर गई। अंग्रेजों को सिविल वॉर का डर सताने लगा। सन 1945 में हिटलर ने आत्महत्या कर ली। उधर जापान के 2 शहरों पर परमाणु हमले हुए। बोस को कहीं से मदद नहीं मिल पा रही थी। तब थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के साथ लंबी चर्चा के बाद वियतनाम के लिए उड़ान भरी। 17 अगस्त 1945 के दिन बोस बाबू को जापानी फाइटर प्लेन से आगे का सफर तय करना था। जापानी प्लेन ने उड़ान भरी। यहाँ तक की कहानी साफ और ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन इसके बाद की कहानी रहस्यमय है, जिसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। कहा जाता है कि जिस प्लेन में नेताजी थे वह प्लेन ताइवान उतरा। वहां नाश्ता करके वहां से प्लेन पुनः उड़ान भरने के लिए रनवे पर चला गया, किंतु उड़ान भरते ही एक जोर का धमाका हुआ। जापानी प्लेन KI-21 का लेफ्ट इंजन अलग हो गया। ऊंचाई 35 से 40 मीटर रही होगी। 10,500 किलोग्राम का प्लेन जमीन पर क्रैश हो जाता है। जापानी लेफ्टिनेंट जनरल की उसी वक्त मृत्यु हो जाती है और कुछ लोगों को मलबे से बाहर निकाला जाता है। कहा जाता है कि नेताजी के कपड़े और शरीर के कुछ अंग जल गए थे। एयरपोर्ट स्टाफ और सेना के डॉक्टरों ने घायलों को बचाने के लिए जी जान लगा दिया, लेकिन 3rd डिग्री बर्न होने के कारण नेताजी को बचाया नहीं जा सका। अगले दिन 19 अगस्त 1945 के दिन भारी मात्रा में मीडिया के लोग नेताजी की फोटो लेना चाहते थे, लेकिन आईएनए के कर्नल रहमान ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जले हुए चेहरे की तस्वीर लेना पार्थिव शरीर की गरिमा के लिए ठीक नहीं है और देर रात उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। यहाँ तक की घटना बोस बाबू के जीवन की शंका का विषय था। अब हम वास्तविकता पर आते हैं। इस घटना के कुछ दिन बाद जापान की सेना का एक जासूस आईएनए के 2 क्रांतिकारियों से मिलता है, जिनका नाम कर्नल प्रीतम सिंह और देवनाथ था। जापानी खुफिया जासूस उनसे मिलकर कहता है कि नेताजी का प्लेन क्रैश हुआ और उनकी मृत्यु हुई। इन बातों का विश्वास मत करना। अब तो यहाँ से कभी न खत्म होने वाला विवाद शुरू होता है। तात्कालीन अंग्रेज अधिकारी फील्ड मार्शल वेवेल अपनी डायरी में लिखता है कि विमान दुर्घटना में मृत्यु को मैं सच नहीं मानता। मुझे पक्का भरोसा है कि बोस कहीं छुपकर बैठा है। शिकागो के एक पत्रकार ने भरी सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहा कि बोस की मौत की जांच क्यों नहीं हुई। तब जाकर भारतीय एजेंसी IB ने जांच शुरू की। बाकी जांच के बाद भी कुछ पुख्ता नहीं मिला। आज़ाद भारत में सन 1955 में शहनवाज कमीशन और 1970 में भोसला कमीशन ने बोस के प्लेन दुर्घटना को सही माना, लेकिन इन दोनों ही कमीशन पर उंगली उठती रही। फिर 1999 में मुखर्जी कमीशन आया। मुखर्जी कमीशन ने कहा कि बोस की मृत्यु ना तो दुर्घटना में हुई और ना जलने की वजह से हुई। सभी कहानी गलत है और तथ्यों को छुपाया जा रहा है। पहले की जांचों में कभी भी ताइवान जाकर पड़ताल की ही नहीं गई। मुखर्जी कमीशन ताइवान गया और जांच में पाया कि ताइवान हवाई अड्डे पर सैकड़ों किलोमीटर के दायरे में 1945 में कोई विमान दुर्घटना हुई ही नहीं थी। सन 1945 के बाद समय अपना चक्कर घुमाता है। कई साल बीत जाते हैं और एक अजीब घटना घटती है। नेपाल से एक भगवान जी नामक साधु उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आ जाते हैं। इटावा के रणवीर सुरेंद्र सिंह के अलावा इस साधु को कोई नहीं जानता था। एक दिन साधु को नए चश्मे की जरूरत होती है। चश्मे की दुकान पर चश्मा पहनकर देखते हुए उन्हें एक व्यक्ति ने देख लिया और चिल्लाया, नेताजी। वहां खड़े कई और लोग वहां आ गए। तभी साधु भगवान सिंह और चौधरी सुरेंद्र सिंह फटाफट वहां से चले गए। सन 1962 में साधु भगवान सिंह उर्फ गुमनामी बाबा की मुलाकात पवित्र राय से होती है। राय का कहना है, जब मैं बाबा से मिला तब उन्होंने दाढ़ी बढ़ा रखी थी, लेकिन आवाज़ और हाव भाव से वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लगते थे। उनके बाद कई लोगों ने गुमनामी बाबा और बोस के बीच संबंध निकालने की कोशिश करने लगे। आखिर में 16 सितंबर 1985 के दिन रैन बसेरा फैज़ाबाद में गुमनामी बाबा का निधन हो जाता है। इसी के साथ कई रहस्य दफन हो गए। मित्रों, एक बात और बतानी जरूरी है। विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी और रसिया में भारत की पहली राजदूत थी, जब अपना कार्यकाल समाप्त कर भारत आती हैं तब कहती हैं कि
रसिया में उन्होंने एक भव्य आदमी को देखा था जिसका नाम अगर जाहिर हो जाता है तो 15 अगस्त 1947 को जितनी खुशियां मनाई गई थी उससे भी ज्यादा खुशी इस देश में फिर से मनाई जाएगी। मजे की बात यह है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू उस वक्त वहीं मंच पर मौजूद थे। उन्होंने विजय लक्ष्मी को इससे आगे बोलने से रोक दिया। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस का जीवन अत्यंत रहस्यमय रहा जिसके बारे में आज 2023 में भी कई जिज्ञासाएं हैं। हमारी और हमारी टूवर्ड्स विश्वगुरु की पूरी टीम यही प्रयत्न करेगा कि हम हमारी भारतीय इतिहास की विरासतों से आप सभी को रूबरू कराते रहेंगे। समय देने के लिए हृदय से साधुवाद।